बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने गूगल क्लासरूम पे अटेंडेंस क्वेश्चन जनरेट कर दिया है। आप उसमें येस और नो में आंसर कर दीजिएगा। ऑब्वियसली येस में आंसर करेंगे तो ऑप्शनल चॉइस ही होती है येस नो। आपने सिर्फ जस्ट उस पर क्लिक करना है येस वाले पे। आप अलग से आंसर लिखा ना करें, तो वो मेरे लिए फिर काउंट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप बस सिर्फ येस पे क्लिक कर दिया करें और सबमिट कर दिया करें अटेंडेंस। इस तरीके से जो है वो आपकी अटेंडेंस जो है वो मैं चेक कर लेता हूँ। मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर कर दिया। In the last lecture we have studied the what determines the total production of goods and services. Total production of goods and services is basically GDP. So it means what determines the GDP. It depends upon the two components. First one is factors of production and second one is the production function. Then we have studied it in detail, and we have also studied constant return to scale, diminishing return to scale, and increasing return to scale. ये बेसिकली टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो क्या रिजल्ट देता है आपको। कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल देता है या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल देता है या इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल देता है। Then we have studied how is national income is distributed to the factors of production. National income is distributed to the factors of production according to their factor prices. जो नेशनल इनकम है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के दरमियान फैक्टर प्राइसेस के मुताबिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। Then question rises here is that how factor prices are determined. फैक्टर प्राइसेस कैसे डिटरमिन की जाएंगी? So factor prices are determined according to their factor demand and factor supply. Then we have drawn factor demand and factor supply curve. Factor supply curve is vertical slope, fixed supply, while factor demand curve is negatively sloped. Or at that point where factor demand and factor supply are equal, that is the equilibrium factor price. तो नेशनल इनकम जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और हर फैक्टर को उसकी कीमत के मुताबिक मुआवजा दिया जाता है। और हर फैक्टर की जो प्राइस है वो फैक्टर डिमांड और फैक्टर सप्लाई से जो है वो अरेंज होती है। ऑब्वियसली जिस फैक्टर की डिमांड ज़्यादा होगी उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी, और जिस फैक्टर की डिमांड कम होगी उसकी प्राइस भी कम होगी। आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में लेबर सप्लाई की आप बात करें तो पाकिस्तान में लेबर जो है उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई उसकी प्राइस जो है वो कम है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो कैपिटल स्केयर्स है, कम मिकदार में मौजूद है, तो उसकी जो है वो प्राइस ज़्यादा है। तो फैक्टर को उनकी प्राइसेस के मुताबिक जो है वो मुआवजा दिया जाता है। और डिसीजन फेसिंग द कॉम्पिटिटिव फर्म लेट्स सपोज के कॉम्पिटिटिव फर्म की आउटपुट जो है वो डिपेंड करती है टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। फर्स्ट वन इज कैपिटल एंड सेकंड वन इज लेबर। So the first motive of the competitive firm is to gain profit. सबसे पहला जो मकसद होता है फर्म का वो होता है प्रॉफिट को गेन करना, और प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, और रेवेन्यू का फार्मूला है प्राइस इनटू क्वांटिटी और आउटपुट। प्राइस इनटू आउटपुट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू आउटपुट। इस तरीके से रेवेन्यू है, आगे कॉस्ट को माइनस किया गया उसमें से। अब कॉस्ट हमने अज्यूम किया है कि दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने जो है वो एंगेज किए हैं प्रोडक्शन के लिए। सो फर्स्ट पे लेबर कॉस्ट है, सेकंड पे कैपिटल कॉस्ट। दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट को माइनस किया गया है। लेबर कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग wages into quantity of labor.
अब वेजेस क्या है, दिस इज द प्राइस ऑफ लेबर, एंड अकेला एल जो लिखा है ये है, दिस इज क्वांटिटी ऑफ लेबर। सो क्वांटिटी ऑफ लेबर इज मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस ऑफ लेबर। इस तरीके से लेबर कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती है। इसी तरह आर और के को मल्टीप्लाई किया गया, आर स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट रेट एंड के स्टैंड्स फॉर कैपिटल। K is the quantity of capital and R is the price of capital which is interest rate। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये दोनों कॉस्ट अगर आप रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे देन आपको प्रॉफिट जो है वो आप फर्म का कैलकुलेट कर सकेंगे। ऑब्वियसली फर्म का प्रॉफिट जो है वो जब तक वो प्रॉफिट में रहेगी तब तक वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करेगी। जब तक वो प्रॉफिट में रहेगी तब तक वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करेगी। तो जो फैक्टर्स डिमांड, जो फर्म की डिमांड है फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये डिपेंड करती है एक तो प्रॉफिट पे और दूसरा है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर पे डिपेंड करती है। द फर्म्स डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फर्म जो है वो कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिमांड करती है, it depends upon the marginal product of labor। The marginal product of labor is the extra amount of output the firm gets from one extra unit of labor holding the amount of capital fixed। अब देखें फर्म ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर करने हैं, नए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर करने हैं, तो ऑब्वियसली वो उनका प्रोडक्शन लेवल देखना चाहेगी कि मार्जिनल मतलब वो उसने उनको पे करना है, वेजेस पे करनी है, तो फर्म देखेगी कि वो मुझे कितना प्रोड्यूस करके देंगे, जो नया बंदा हम हायर कर रहे हैं वो हमें कितना प्रोड्यूस करके देगा। अब यही जो नया बंदा हम हायर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा लेबर जो हम हायर कर रहे हैं, उससे टोटल प्रोडक्ट में कितना इजाफा होता है, दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। so you can say that marginal product of labor is the change in total product due to engage in one extra unit of labor। एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर लगाने से आपकी टोटल प्रोडक्ट में जो इजाफा होता है, दिस इज नेम्ड एज अ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। You can say that it is change in total product due to change in one extra unit of labor। लेबर का एक एक्स्ट्रा यूनिट लगाने से आपकी टोटल प्रोडक्ट में जो इजाफा होता है उसे हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कहते हैं। तो जब फर्म ने डिसीजन लेना है रिगार्डिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि फर्म का एम है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, फर्म का एम है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और हमने देख चुके हैं कि प्रॉफिट के लिए वो कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। फर्म का एम है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो उस एम को मद्देनजर रखते हुए फर्म कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करेगी, इट डिपेंड्स अपॉन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। मतलब नया बंदा जो हायर कर रहे हैं वो आपको क्या प्रोड्यूस करके दे रहा है, जो प्रोडक्शन दे रहा है वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ऑलरेडी 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 1 मंथ में 1000 शूज प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 मंथ में 1000 शूज लेट्स सपोज प्रोड्यूस कर रहे हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं, तो हम 101 लेबर एक्स्ट्रा लेबर हायर करते हैं, तो उससे हम देखेंगे कि हमारी टोटल प्रोडक्ट में कितना इजाफा होता है। लेट्स सपोज कि पहले 1000 शूज प्रोड्यूस हो रहे थे, अब 1020 शूज प्रोड्यूस हो रहे हैं। So this 20 shoe is marginal product of labor। ये 20 शू जो है ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कहलाएगी। तो यहाँ पे नीचे देखें फार्मूला एक मेंशन है, एक तो मैं फार्मूला बोलता हूँ वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, चेंज इन द यूनिट्स ऑफ लेबर। मतलब टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आती है लेबर के चेंज होने की वजह से, दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। और यहाँ पे भी जो मेंशन है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। लेबर के साथ +1 लगाया हुआ है, मतलब एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर, और फिर माइनस दिस इज, ये देखिए ये प्रोडक्शन फंक्शन है, y is equal to f into kl। आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर।
लेकिन यहाँ पे लेबर के साथ +1 किया हुआ है, मतलब एक एडिशनल लेबर लगाई गई है माइनस, और दिस इज प्रीवियस प्रोडक्शन फंक्शन। अगर आप मेरे कर्सर को देख रहे हैं, दिस इज प्रीवियस प्रोडक्शन फंक्शन, और इस प्रोडक्शन फंक्शन में ये फर्क है कि हमने इसमें एक एक्स्ट्रा लेबर एंगेज की है। तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो एक्स्ट्रा यूनिट की प्रोडक्शन है वो आ जाएगी, दिस इज नेम्ड एज अ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो जो एक्स्ट्रा यूनिट की प्रोडक्शन होगी वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कहलाती है। बेटा पॉइंट क्लियर है ये? यस सर। तो हमें मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर से ये नहीं पता चलेगा कि हमें वो वर्कर एंगेज करना चाहिए या नहीं। सिंपली मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर से ये नहीं पता चलेगा। द रीजन इज दैट अब उसने 20 शूज प्रोड्यूस किए हैं। अब हमें हमें क्या पता वो 20 शूज जो हैं वो उसकी, और जो उसको वेजेस पे करनी पड़ रही हैं, उनका हम कंपैरिजन कैसे करेंगे जब हम उसकी टोटल उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को उसकी प्राइसेस में कन्वर्ट करेंगे। मतलब 20 शूज की प्राइसेस क्या हैं, फिर उसको उसकी वेजेस के साथ कंपेयर करेंगे, देन आप डिसीजन कर सकेंगे कि वो वर्कर जो है वो हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और यूजुअली most of the production function have the property of diminishing marginal product। most of the, अगर आप देखें कि जितने भी प्रोडक्शन फंक्शन है, most of the production function have the property of diminishing marginal product। diminishing marginal product का मतलब है कि जैसे जैसे हम, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स को जाहिर कर रहा है कि जैसे जैसे हम मजीद लेबर हायर करते जाएंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन होती जाएगी। आप देख सकते हैं कर्सर की जो है मूवमेंट पे, आप देखें, गौर करें, यहाँ पे देखें एक एक्स्ट्रा लेबर लगाया तो ये टोटल प्रोडक्ट थी, टोटल प्रोडक्ट में जो इजाफा हुआ ये था मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। यहाँ पे देखें आप, फिर एक में इजाफा हुआ है और यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर देखें कम होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन है, ऑल प्रोडक्शन फंक्शन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में ये इंप्लीमेंट नहीं होता। आप, मैंने जैसे एग्जांपल दी थी जापान की, यूएसए की, बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनमें बहुत सारे प्रोडक्शन फंक्शन हैं जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो नहीं करते, लेकिन यूजुअली ये कंसीडर किया जाता है कि हम अगर एक ही फील्ड में ज्यादा से ज्यादा लेबर को एंगेज करते जाएंगे, ठीक है, और दूसरे फैक्टर को कांस्टेंट रखेंगे। आप इस प्रोडक्शन फंक्शन पे गौर करें, एफ इंटू के एल, ये जो के है, के ऊपर बार डाला हुआ है, बार का मतलब है के इज फिक्स्ड, इस बार का मतलब है के इज फिक्स्ड, इट मींस के शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है। तो वो जो मोस्ट ऑफ द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है वो तो ऐसे ही होंगे, वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड को ही जाहिर करेंगे। मतलब जैसे जैसे हम लेबर हायर करते जाएंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिक्लाइन करती जाएगी। दिस इज डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। द रीजन इज दैट कि कुछ फैक्टर कांस्टेंट है, के इज कांस्टेंट, कोई एक फैक्टर भी कांस्टेंट हो तब भी वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को जाहिर करेगा। एक्सक्यूज मी, बोला
सो यहाँ पे कैपिटल इज फिक्स्ड। अब मैं इसको आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे हमारे पास लेट्स सपोज 5 एकड़ लैंड है और वहां पे जो है वो 10 लोग काम कर रहे हैं और हम समझते हैं कि 10 लोग जो है वो उसकी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो अगर हम पहले 5 काम कर रहे हो, 6 करेंगे, 7 करेंगे, इंक्रीज करते जाए लेबर, प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी। लेकिन एक लिमिट तक है, 10 तक बढ़ गई लेट्स सपोज, उसके बाद भी हम लेबर बढ़ाते जाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ना स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि जो लेबर एंगेज कर रहे हैं उसको पे भी करना है और लैंड इज फिक्स्ड, हमने एक फैक्टर को फिक्स कर दिया है। सेम वे में यहाँ पे कैपिटल इज फिक्स्ड, लेबर इज वेरिएबल, तो दैट्स व्हाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में होगी। So most of the production function have the property of diminishing returns to labor. Now हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं कि उसने 20 शूज एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किए, हमने एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर हायर की, उसने 20 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किए। अब वो तो हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, लेकिन हाउ वी कैन कंपेयर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर विद द वेजेस? जो उसने प्रोडक्ट की है वो एक क्वांटिटी है, उसको हम उसके वेज रेट के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ऑब्वियसली ये कंसेप्ट तो ध्यान में आता है कि अगर उसने हमें जो एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर हायर किया है, जिसे हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कह रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर फर्म ने हायर किया है, अगर तो वो हमें उस अपनी वेजेस से ज्यादा अर्न करके दे रहा है, फिर तो ठीक है, फिर तो हायर कर लेना चाहिए। लेकिन अगर वो अपनी वेजेस से कम अर्न करके दे रहा है तो फिर हमें हायर नहीं करना चाहिए। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो उसके लिए हमें वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कैलकुलेट करना पड़ेगी। सिर्फ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर से काम नहीं चलेगा, हमें उसके लिए वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, विच इज इक्वल टू VMPL इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यूनिट की प्राइस। मतलब जिस तरह 20 शूज एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किए हैं, उस 20 शूज को हम यूनिट उसकी प्राइस के शूज की प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करें तो उससे क्या निकल आएगा? वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। मतलब वो शूज कितने के सेल होंगे, देन हम उसको उसकी वेजेस के साथ कंपेयर करेंगे, देन हम उसको उसकी वेजेस के साथ कंपेयर करेंगे। सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आप देखें, प्राइस मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। जब प्राइस को मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ये बेसिकली वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या है कि जो कुछ एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर ने आपको प्रोड्यूस करके दिया है उसकी प्राइस क्या है, वो आ जाएगा माइनस W आपके सामने मेंशन है, ये वेजेस है उसकी कॉस्ट। देन अगर प्रॉफिट जीरो में भी आए तब भी हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो हायर कर लेंगे। देन अगर प्रॉफिट जीरो में भी आता है, देन तब भी हम उसे नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, तब भी हम जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है फर्म उसको हायर कर लेगी। सो दिस प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो, लेट्स सपोज इट मींस wages are equal to price in multiplied by marginal product of labor which is VMPL। तो फर्म को तब तक जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर करने चाहिए जब तक उसका प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव में रहता है। जब जीरो हो गया उसके आगे वो जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर नहीं करेगी। सो यू कैन से दैट, सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि जब तक VMPL, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, वो वेजेस के इक्वल नहीं हो जाती, तब तक जो है वो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करते रहेंगे, तब तक फर्म जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करती रहेगी। और जब वो वेजेस के इक्वल हो जाएगी तब स्टॉप कर देगी, उसके आगे मजीद हायर करेगी तो उसका मतलब है कि VMPL इज लेसर देन द वेजेस, कि उस आदमी की वेजेस ज्यादा है, वो प्रोडक्ट कम प्रोड्यूस कम करके दे रहा है, तो फिर फर्म जो है उस वर्कर को हायर नहीं करेगी।
आप देख सकते हैं ये VMPL का फार्मूला है, मेरे कर्सर की मूवमेंट पे देखें, प्राइस को MPL से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये VMPL कहलाता है। इस प्राइस को अगर इधर ले जाएं आप तो ये W/P बन जाएगा जो कि रियल वेजेस कहलाएगा। देखें W है वेजेस, उसको प्राइस लेवल से जब डिवाइड कर दिया तो ये रियल वेजेस बन गया। इट मींस रियल वेजेस मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। फर्म को कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर करनी चाहिए, यहां तक हायर करनी चाहिए जब जहां पे आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो रियल वेजेस के इक्वल हो जाए। आप इस डायग्राम से मजीद जज कर सकते हैं कि ये वेजेस की लाइन है। आप मेरी कर्सर की मूवमेंट पे देखें, दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और लेबर डिमांड कर्व। लेबर डिमांड कर्व भी सेम होगा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, क्योंकि अभी हमने स्टडी किया है कि जैसे जैसे हम लेबर को हायर करते जाएंगे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिक्लाइन करती जाएगी। जैसे जैसे हम लेबर को, एक्स एक्सिस पे लेबर है, यूनिट्स ऑफ लेबर है, वाई एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ आउटपुट है, जैसे जैसे हम लेबर को हायर करते जाएंगे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर हायर डिक्लाइन होती जाएगी। इसको लेबर डिमांड कर्व भी बोलेंगे और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कर्व भी बोलेंगे। और ये रियल वेजेस कर्व है जो हॉरिजॉन्टल स्लोप होगा, वेजेस फिक्स। अब फर्म ने कहां तक जो है वो हायरिंग करनी है, ये डिसीजन होगा ये जहां पे आपका लेबर डिमांड और रियल वेजेस एक दूसरे कट करते हैं, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक क्वांटिटी ऑफ लेबर हायर होगी। अब अगर इससे लेफ्ट पे देखें, इस पॉइंट के लेफ्ट पे देखें, लेबर डिमांड और एमपीएल इज ग्रेटर देन वेज रेट। ये देखें ये वेजेस है, ये एमपीएल है। एमपीएल इज ग्रेटर देन वेज, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ज्यादा है वेज से, मींस जो आप उसको पे कर रहे हैं वो कम है लेकिन वो प्रोड्यूस ज्यादा का करके दे रहा है। इट मींस आपको मजीद लेबर हायर करने चाहिए। ठीक है, अंटिल के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और रियल वेजेस आपस में इक्वल हो जाए। यहां पे आपका प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, यहां पे आपका प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, मतलब आपका टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। इतने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर करने से, इतने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर करने से आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। अगर आप इससे मजीद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर करते हैं, लेट्स सपोज इसके राइट साइड पे देखें, अगर आप इससे ज्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर हायर करते हैं तो आप यू कैन सी दैट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज लेसर देन द रियल वेजेस, कि जो आप उसको वेज पे कर रहे हैं वो ज्यादा है, जो उसकी प्रोडक्शन है वो कम है। तो अगर आप फिर भी लेबर हायर करते हैं तो आपका प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में जाएगा, जो टोटल प्रोडक्ट में से माइनस होगा, आपका टोटल प्रॉफिट जो है वो माइनस होना शुरू हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। सो आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहां तक हायर करेंगे जहां पे आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहां तक हायर करेंगे, जहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो रियल वेजेस के इक्वल हो जाए। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ये सेम वे में बताया हुआ बेटा कि अगर आप लेबर की जगह कैपिटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो ये सेम वे में है। तो हम कैपिटल को कब तक हायर करेंगे, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू द रियल इंटरेस्ट रेट R/P, रियल रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल। यहां तक बेटा कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछें मुझसे। एनीवन हैव क्वेश्चन? नो सर। अरे ये वाला वो पैराग्राफ जरा दोबारा बता दें। ये बेटा जो इससे अभी जो मैंने बताया है सेम वे में, जिस तरीके से हमने लेबर के लिए कैलकुलेट किया है सेम वे में हम कैपिटल के लिए भी कर सकते हैं। कैपिटल को कहां तक, कैपिटल भी ऑब्वियसली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर भी जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। मैंने अक्सर लेबर की जगह फैक्टर का वर्ड यूज किया है ताकि वो तमाम फैक्टर्स पे अप्लाई हो सके। जब कैपिटल को हायर करना है तब भी हम यही चीज देखेंगे कि जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो है वो रियल इंटरेस्ट रेट के इक्वल हो जाए, वहां तक हम कैपिटल को हायर करेंगे। ये रियल इंटरेस्ट रेट का मतलब है रियल रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल।
आर इज प्राइस ऑफ कैपिटल, प्राइस ऑफ कैपिटल जो कि इंटरेस्ट रेट है, तो मैं इंटरेस्ट रेट भी बोल सकता हूँ, आप इसे प्राइस ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं। आर ओवर पी का मतलब है रियल प्राइस ऑफ कैपिटल या रियल इंटरेस्ट रेट। तो जिस तरह लेबर को हायर करने का डिसीजन होगा जब तक प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज हो। देखिए फर्म का एम होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, फर्म का एम होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो फर्म जो है वो तब तक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाई करती है जब तक उसका प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव में रहता है, जब तक उसका प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन नहीं होता, वो तब तक रहेगा व्हेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू रियल वेज, या फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट। जी बेटा क्लियर है? यस सर क्लियर है। सर जी आप यहाँ तक स्टडी कर लीजिएगा, कोई क्वेरी हुई तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। आपको जो प्रॉब्लम आती है आप लोग उसे हाईलाइट कर लिया करें और मेरे से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया करें। ये साथ साथ आप लोग पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों के लिए बेटा फायदामंद रहेगा, अदरवाइज एक बल्क ऑफ मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा जो डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए उसको अंडरस्टैंड करना। सर मिड का सिलेबस बता दें। और बेटा मिड जब आएगा तब सिलेबस बता दिया जाएगा, और सिलेबस इस तरह होगा कि जो पीछे पड़ा है वो सारा शामिल होगा। हैं बेटा ये जो मैं 40 घंटे 40 मिनट की या 50 मिनट की क्लास लेता हूँ, ये सिलेबस ही है ना, तो ये आप लोगों का काम है बेटा नोट करना है। सर ये एमसीक्यूज होंगे पेपर में या फिर रिटन होगा? सर इसकी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दिया करें जो यहाँ पर हाथ बेटे मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता रिकॉर्डिंग को अपलोड करना। आप देखें ना ये रिकॉर्डिंग वाला मामला तो अब रहता ही नहीं ना। आप देखें मेरी बात सुने कि जिस तरह क्लास में हम क्लास लेते हैं सेम उसी वे में क्लास हो रही है। एक जो हमने प्रीवियस सेमेस्टर में प्रैक्टिस अडॉप्ट की थी उसमें था कि हम लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करते थे क्लास में, तो फिर उनसे क्वेरीज पूछ लेते थे। अब सर वैसा खाली चक्कर तो लिंक है भी तो नहीं सेंड हो सकता बेटा, है। मेरी बात पूरी सुन लें पहले आप, फिर आप अपनी कर लीजिएगा। प्रीवियस प्रैक्टिस में ये था कि हम लेक्चर रिकॉर्ड करके सेपरेटली स्टूडेंट्स के बगैर ही खुद ही रिकॉर्ड करके जो है वो स्टूडेंट के साथ बस लिंक शेयर कर देते थे, और जब क्लास लेते थे तो क्लास में हम कहते थे कि हाँ जी आपको क्वेरीज हैं आपने। अब कुछ बच्चों ने रिकॉर्डिंग सुनी होती थी कुछ ने नहीं। अब हमारी लाइव क्लास हो रही है, हम आप लोगों को जिस तरह क्लास में टीच करते हैं वैसे ही आपको टीच कर रहे हैं। इवन मैं सेम कोर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है वो तकरीबन 5 क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, सबको अलग अलग, हालांकि मैं रिकॉर्डिंग चला सकता हूँ लेकिन नहीं, सबको मैं अलग टीच कर रहा हूँ। तो सेम वे में अगर कोई बच्चा क्लास में नहीं आता, जिस तरह आप लोग क्लास में एब्सेंट हो जाते तो उसके लिए दोबारा लेक्चर तो नहीं होता था। दैट्स वाई मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वैसे मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, लेकिन वो मतलब 80 MB की 100 MB की बनती है, तो उसे मैं कैसे अपलोड करूँ? यूट्यूब पे मैंने 1-2 दिन ट्राई किया है, तो वो सारी रात लग जाती है, जो है वो मैं लगा के चला जाता हूँ, तो वो एक वीडियो जो है वो या तो इकट्ठी वीडियो लग जाए, इकट्ठी भी नहीं लगती थी उसमें, एक वीडियो करके जो है वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल थी। तो इसलिए आप अपनी अटेंडेंस इंश्योर करें, लेक्चर लें, अटेंड करें, जो क्वेरीज आती हैं मेरे से डिस्कस करें, विजिलेंट होके बैठें। सर ये एमसीक्यूज पेपर होगा? ठीक बेटा है सर। हाँ मैं हाजिर हूँ जब आप लोगों को कंफ्यूजन होती है। आप इवन मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई चीज समझ नहीं आती मैं फिर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। सर वैसे आपका यूट्यूब चैनल नेम कोई? हाँ अदनान अली शहजाद, उधर लेक्चर वैसे पढ़े हैं मेरे मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं बेटा, वो भी आप देख सकते हैं, अदनान अली सर शहजाद पेपर एमसीक्यूज शहजाद के क्यों नाम होंगे? से। बेटा पेपर अभी काफी लेट है है क्योंकि आपकी 25 से जो है वो वेकेशन हैं 10 जनवरी तक, जो कि पहले स्केजुअल में मौजूद नहीं थी, तो वो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के सर तो मुताबिक। बता रहे थे कि 14 से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। बेटा वो पुराने स्केजुअल के मुताबिक है या न्यू स्केजुअल के मुताबिक? पुराने के सर। पुराने के, तो फिर वो अंदर छुट्टियां आ रही है ना। अब मैंने बताया कि 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक। 10 जनवरी तक सर। हाँ तो फिर उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली ये होगा। आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखें, छुट्टियों में भी प्रिपरेशन, जो 3-4 दिन प्रिपरेशन के लिए भी रख लेना।
तो इंशाल्लाह फिर ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर। एग्जाम के नजदीक आके हम जो है वो आप लोगों को डिसाइड कर लेंगे कि किस तरह का पेपर होगा। जी ठीक है सर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। थैंक यू सर। ओके, ओके मैं सर, ट्राई सलाम करूंगा वालेकुम अपलोड सर। करने की, अगर हो सका तो इंशाल्लाह। ओके सर। ठीक है सर।